जैसा कि आप लोगों को पहले बताया है कि मानव हृदय पेशीय जनित होता है, यानी इसमें आवेग जो भी उत्पन्न होते हैं वो आवेग तंत्रिका तंत्र के प्रभाव में उत्पन्न नहीं होते। अब मानव हृदय में आवेग उत्पन्न करने की संरचनाएं कौन सी होती है, इन आवेगों का संचरण कैसे होता है, ये इसके लिए कौन सा तंत्र पाया जाता है या किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मानव हृदय में आवेगों के संचरण या इनके संवहन का मार्ग, यानी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन हार्ट वॉल, यानी हृदय में किस प्रकार से आवेग उत्पन्न होकर संचारित होते हैं। तो अब सुनिए, जब मानव हृदय की संरचना की बात करते हैं तो मानव हृदय में दो ऊपरी आलिंद जो होते हैं उनमें दायां जो आलिंद होता है उस दायां आलिंद के ऊपरी कोने पर एक पेशीय उत्तक होता है। उस पेशीय उत्तक के समूह को या उस ग्रंथि को, उस गांठ जैसी संरचना, उस पेच, उस नोड को साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। ये जो साइनोएट्रियल नोड होता है, इस साइनोएट्रियल नोड में स्व उत्तेजक का गुण होता है। स्व उत्तेजक का मतलब सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, सेल्फ एक्साइटेबिलिटी, यानी यह अपने आप इसमें विभवांतर चेंज होता है और ये जो विभवांतर चेंज हो रहा है इसके कारण ये प्रति मिनट 70 से 75 यानी 70 to 75 उत्तेजना उत्पन्न करता है। यानी एक मिनट में ये कितनी उत्तेजना करेगा, 70 से 75 उत्तेजना। और यही उत्तेजना हृदय में आवेग की दर या उसकी गति को निर्धारित करने का काम करवाती है। इसी कारण इस ऐसे नोड को हृदय का गति निर्धारक पेस मेकर भी कहते हैं। तो आप लोगों से पूछा जाए पेस मेकर कौन होता है, हृदय का पेस मेकर होता है एसएएन। एसएएन को ही क्यों कहा, क्योंकि इस एसएएन में स्व उत्तेजना का गुण होता है, यानी इसमें ऑटोमेटिकली आगे ये चेंज कैसे होता है, ये तंत्रिकाओं में आवेग ओरिजिनेशन के समय या इंपल्स ओरिजिनेशन के समय आपको बताया जाएगा। तो इसमें स्व उत्तेजना का गुण होता है और ये एक मिनट में 70 से 75 उत्तेजना पर मिनट उत्पन्न करता है। और यही हृदय की जितनी उत्तेजनाएं ये उत्पन्न करेगा वही हृदय के संकोचन की दर होती है। इस प्रकार यह हृदय की गति का निर्धारण करता है, यानी अगर यदि इससे उत्तेजनाएं 50 होंगी तो हृदय के संकुचन की दर भी 50 होगी, 60 होगी तो हृदय संकुचन की दर भी 60 और 70 है तो 70 होगी। इसी कारण इसको पेसमेकर या गति निर्धारक कहते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले कि मान लो अगर यदि गति निर्धारक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस पेसमेकर या गति निर्धारक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाएगा, भाई गति निर्धारक बिगड़ गया तो गति भी बिगड़ जाएगी। यानी कभी किसी मिनट में तो हृदय की धड़कन 50 हो जाएगी, कभी किसी मिनट में 80 हो जाएगी, कभी 70। तो इस प्रकार हृदय की दर अनियमित हो जाएगी और इसी को कह देते हैं अलयबद्धता। क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं, अलयबद्धता। अब इस अलयबद्धता का उपचार क्या है, तो इसके लिए बाहर से कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। तो अब आप लोग मान लो, आप लोगों से पूछा जाए कि ये कृत्रिम पेसमेकर जो बाहर से इम्प्लांट किया जाएगा उसको कहां पर लगाया जाना चाहिए, तो ये ओरिजिनल पेसमेकर कहां पर होता है, दाएं आलिंद की भित्ति में ऊपरी किनारे पर। तो उसी स्थान पर नकली या जो कृत्रिम पेसमेकर है उसको इम्प्लांट किया जाता है। उस कृत्रिम पेसमेकर में लिथियम आयन की बैटरी लगी होती है जो कि उस पेसमेकर को उत्तेजना के लिए पावर सप्लाई करने का काम करवाती है। अब सुनिए, ये जो पेसमेकर है इस पेसमेकर ने सूचना को उत्पन्न कर दिया। अब इस सूचना को ले जाने के लिए भी कोई ना कोई टिश्यू चाहिए, तो उस सूचना को ले जाने वाला जो उत्तक होता है वो उत्तक आलिंद की भित्ति में, ये देखो डॉट 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 से जो बनाया हुआ है ये आलिंद की भित्ति में फैला हुआ रहता है और इसको कहते हैं नोडल टिश्यू। क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू। अब ये जो नोडल टिश्यू है इसी नोडल टिश्यू से ये पट आलिंद निलय पट है। इस आलिंद निलय पट के पास दाएं आलिंद में एक और इस नोडल उत्तक के गांठ या समूह पाया जाता है, उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। क्या कहने वाले हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। आलिंद निलय गुंडी या आलिंद निलय गांठ, क्यों, क्योंकि आलिंद निलय पट के पास में स्थित होती है। अब ये जो निलय की पेशियां हैं इन पेशियों को क्या कहते हैं, मस्कुला पेक्टिनेटाई
और इन मस्कुला पेपिनिटाई में ये नोडल टिश्यू चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो अब जैसे ही एसएएन संकुचन की सूचना उत्पन्न करेगा तो संकुचन की सूचना पहले किस में जाएगी, नोडल उत्तक में, जो किस में है, आलिंद की भित्ति में। अब नोडल उत्तक से ये सूचना किस में चले जाएगी, आलिंद की पेशियों में, और आलिंद की पेशियों में क्या करवा देगी, संकुचन। अब जैसे ही आलिंद की पेशियों से ये एवीएन के पास में जाती है, एवीएन से फिर एक पेशियों का समूह उत्पन्न होता है। हालांकि ये समूह तो पेशियों का है, लेकिन इसमें तंत्रिकाओं के समान आवेग संचरण का गुण पाया जाता है। तो अब ये जो यहाँ से तंतुओं का, पेशियों का समूह जो उत्पन्न हुआ है, इस पेशियों के समूह को कहते हैं एवी बंडल। क्या कहेंगे, एवी बंडल। अब ये जो एवी बंडल है ये आलिंद अंतर निलय पट है। अब यहाँ पर इन दोनों को अंतर करने के लिए मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है, तो ये अंतर निलय पट के साथ साथ में चल रहा होता है और आगे की ओर जाकर ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जिनमें से एक शाखा तो चली जाती है दाएं निलय में और दूसरी शाखा चली जाती है बाएं निलय में। अब ये जो निलय की मांसपेशियां हैं, निलय की भित्ति की पेशियां, उन भित्ति की पेशियों को कहते हैं पेपिलरी पेशियां। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एवी बंडल है, इस एवी बंडल की दोनों शाखाएं दोनों निलयों की भित्ति की पेशियों में यानी पेपिलरी पेशियों में चली जाती है। और पेपिलरी पेशियों में जाने के बाद में भी आप देख रहे होंगे कि ये किस में विभक्त हो जाती है, पतले पतले तंतुओं में, और इन पतले तंतुओं को कहते हैं पुरकिंजे तंतु। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हृदय में आवेग उत्पन्न करने का काम किसका होता है, एसएएन। एसएएन ने जो आवेग उत्पन्न किए हैं वो उत्पन्न आवेग पहले किस में जा रहे हैं, आलिंद की भित्ति में, आलिंद की भित्ति के नोडल टिश्यू में। अब आलिंद की भित्ति के नोडल टिश्यू से किस में जाएंगे, एवीएन में, एवी नोड में, एवी नोड से किस में चले जाएंगे, या तो एवी बंडल कह दो या हिज का बंडल। फिर उसके बाद में ये किस में जाएंगे, पुरकिंजे के तंतु, और पुरकिंजे के तंतु से किस में पास आउट हो जाएंगे, निलय की भित्ति में। और निलय की भित्ति की पेशियों को हम क्या कहते हैं, पेपिलरी पेशियां। और जैसे ही ये आवेग पेपिलरी पेशियों में जाएंगे, निलय में भी संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार हृदय में आवेगों का संचरण कहां से कहां की ओर होता है, एसएएन, आलिंद की भित्ति, एवीएन, हिज का बंडल या एवी बंडल, फिर उसके बाद में पुरकिंजे तंतु और निलय की भित्ति में आवेगों का संचरण हो जाएगा। और अगर यदि पेसमेकर में कोई नियमितता या अनियमितता हो जाए तो उस कारण से क्या हो जाएगा, उस कारण से हृदय की धड़कन अनियमित हो जाएगी और उसी को अलयबद्धता या डिसरिदमिया कहते हैं। इसके उपचार हेतु कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है, जिसको कहां पर रोपित किया जाएगा, दाएं आलिंद की भित्ति के ऊपरी किनारे की ओर। अब हृदय चक्र पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, हृदय चक्र। यानी ये आवेग उत्पन्न होकर आ रहे हैं, ये आवेग इस प्रकार से निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे और उससे क्या होता रहेगा, हृदय चक्र चलता रहेगा। अब हृदय चक्र क्या होता है, सुनिए। हृदय के अंदर आपको मैं बता दूं कि जब भी संकुचन होता है तो पहले आलिंद में संकुचन, फिर नीले में संकुचन, फिर दोनों से तिल, फिर आलिंद में संकुचन, फिर नीले में संकुचन। तो इस प्रकार ये जो हृदय में, आपने कभी डॉक्टर को देखा होगा, वो कानों में स्टेथोस्कोप लगा के जब चेस्ट पर उस स्टेथोस्कोप का सिर रखता है तो धक 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 ऐसे ऐसे सुनाई देता है। तो अब ये आवाजें कहाँ क्यों उत्पन्न हो रही है, इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है, सही है। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं हृदय चक्र में, ठीक है। तो एक हृदय में संकुचन और शीतलन के समय जो भी परिवर्तन होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों के क्रम को हृदय चक्र कहते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि मानव हृदय के चारों कोष्ठ एक साथ संकुचित नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर यदि, देखो ध्यान सुनना, इनमें संकुचन क्रमिक होता है। जब आलिंद में संकुचन होगा तो निलय में शीतलन होगा, और जब निलय में संकुचन होगा तब आलिंद में शीतलन होगा। समझ में आ गई वाली बात। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर यदि आलिंद और निलय दोनों में एक साथ संकुचन हुआ तो बताओ भाई रक्त जाएगा कहां पर, आलिंद भी संकुचित है, आएगा नहीं, निलय भी संकुचित है तो जाएगा नहीं। समझ में आई ये वाली बात। इस कारण जब आलिंद में संकुचन होता है तब निलय शिथिल अवस्था में होते हैं, और जब निलय में संकुचन होता है तब आलिंद शिथिल अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हृदय में संकुचन तो क्रमिक होते हैं, परंतु शीतलन पूरे हृदय में एक साथ हो सकता है, यानी चारों के चारों कक्षों में शीतलन की अवस्था पाई जाती है, ठीक है, जिसको संयुक्त शीतलन या जॉइंट डायस्टोल
कहते हैं। अब आपको मालूम होगा कि सामान्य अवस्था में एक हृदय की धड़कन को सामान्य अवस्था में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 1 मिनट में 72। ठीक है यार, और 1 मिनट में कितना समय होता है? 60 सेकेंड। यानी हम ऐसा कहेंगे तो आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि एक धड़कन में कितना टाइम लगा। तो समझ गए होंगे कि जब एक धड़कन या एक स्पंदन का टाइम निकालते हैं तो ये होता है 60/72। क्यों? क्योंकि 72 धड़कनें पूरी करने में कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकेंड का। तो एक धड़कन का टाइम 60/72, तो 5/6 और 0.8 सेकेंड का समय हो जाएगा। अब ये हृदय में कैसे कैसे संकुचन किस प्रकार से कार्यक्रम होता है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये एक हृदय की हमने लीनियर डायग्राम बनाया है। इसके अंदर ये हृदय के दोनों आलिंद, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय। दाएं आलिंद में रक्त लाने वाली नलियां कौन है? महाशिराएं, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और कोरोनरी शिरा। अब इन शिराओं से जो रक्त आएगा वो कैसा होगा? CO2 वाला। CO2 वाला रक्त इस त्रिवलन कपाट के द्वारा कहां पर आ जाएगा? दाएं निलय में। इसी प्रकार से बाएं आलिंद की बात करें तो बाएं आलिंद में 4 फुफ्फुसीय शिराएं खुलती है। अब फुफ्फुसीय शिराएं रक्त कहां से ला रही है? फुफ्फुस से। अब फुफ्फुस से रक्त ला रही है तो उसमें कौन होगी? ऑक्सीजन। अब यहां से ये रक्त इस द्विवलन कपाट के द्वारा किस में आ जाएगा? बाएं निलय में। ठीक है, अब दाएं निलय से यहां पर साइड में ही ओरिजिनेट किया, कौन उत्पन्न होती है? फुफ्फुसीय धमनी दाएं निलय से, और बाएं निलय से ये डॉट 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 कौन उत्पन्न हो रही है? महाधमनी। ठीक है, अब ये धमनियां जहां से उत्पन्न होती है वहां पर आप लोग देख रहे होंगे अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा नहीं, पूरा पूरा ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं बात कर रहा हूं हृदय पूर्ण रूपेण शिथिलन अवस्था में है, यानी चारों कक्ष शिथिल है। अब चारों कक्ष शिथिल है उस समय यहां से रक्त, देखो ध्यान से सुनते जाइएगा, ये महाशिराएं रक्त लाकर डाल रही है, महाशिराएं और फुफ्फुसीय शिराएं रक्त लाकर आलिंदों में डालती है। अब यहाँ पर जैसे ही रक्त आएगा तो उस रक्त की अधिकांश मात्रा, लगभग 70% मात्रा, क्यों? क्योंकि ये कपाट खुले हैं। जैसे मान लो एक तरीके से कि मटके में छेद है, अब उसमें पानी डालेंगे तो पानी की कुछ मात्रा स्वतः कहाँ की ओर आ जाएगी? नीचे की ओर। तो इस प्रकार से जैसे ही शिराएं रक्त को लाकर आलिंदों में डालेगी तो दाएं आलिंद का रक्त तो किस में आ जाएगा? दाएं निलय में, और बाएं आलिंद का रक्त किस में आ जाएगा? बाएं निलय में। तो जब हृदय के चारों कक्ष शिथिलन अवस्था में, और उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त शिथिलन अवस्था के समय लगभग जितना भी रक्त आएगा उसका 70% रक्त आलिंद से निलय में स्वतः प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के बाद में जैसे ही ये संयुक्त शीतलन के द्वारा 70% रक्त निलय में आ गया, अब ऐसे अंश संकुचन की सूचना उत्पन्न होती है। अब देखो आलिंदों का 70% रक्त तो किस में आ गया? निलय में। अब आलिंद में कितना परसेंट रक्त बचा है? केवल 30% रक्त। ठीक है, उसी को किस में लाना है? निलय में। तो अब यहाँ पर ऐसे अंश संकुचन की सूचना उत्पन्न होती है। ये संकुचन की सूचना इस प्रकार से नोडल टिश्यू के द्वारा आलिंद की भित्तियों में संचारित हो जाती है, और जैसे ही संकुचन की सूचना आलिंद की भित्ति में संचारित होगी, आलिंद की भित्ति में क्या हो जाएगा? संकुचन। तो ऐसे अंश संकुचन सूचना के कारण आलिंद की भित्ति में क्या हो गया? संकुचन। अब आलिंद में रक्त केवल कितना है? 30%। तो 30% को खाली करने में टाइम कम लगेगा, इस कारण आलिंद संकुचन में टाइम केवल और केवल कितना लगता है? 0.1 सेकेंड का। समझ में आ गई वाली बात? अब 30% जो रक्त था वो 30% रक्त भी अब किस में आ गया है? निलय में। ठीक है, अब यानी आलिंद पूरी तरह से खाली हो चुके हैं और निलय पूरे भर चुके हैं। अब यहां से ये जो सूचना आलिंद की भित्ति में आई थी वो सूचना अब किसके पास में आएगी? एवियन। एवियन से किसके पास? हिज के बंडल। हिज के बंडल से इस प्रकार से पुरकिंजय तंतु लास्ट में किस में चली जाएगी? निलय भित्ति में। तो अब सूचना एवियन और हिज के बंडल से किस में चली जाएगी? निलय की भित्ति में। अब जैसे ही निलय की भित्ति में सूचना गई तो देखो आलिंदों का रक्त किस में आ गया है? निलय में। अब दाएं निलय में भरा हुआ रक्त कैसा है? CO2 वाला, और बाएं निलय में भरा हुआ रक्त कैसा है? ऑक्सीजन वाला। अब जैसे ही निलय की भित्ति में संकुचन की सूचना आई तो निलय की भित्ति में संकुचन प्रारंभ हो जाएगा। संकुचन प्रारंभ हो जाएगा तो यहाँ पर जो भरा हुआ रक्त है उस रक्त पर दाब उत्पन्न होगा, और रक्त पर दाब उत्पन्न होगा तो ये कपाट वापस कहाँ की ओर जाना चाहेंगे? ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि पतले पतले वलन है कि नहीं है। लेकिन उस समय ये जो
इन कपाटों से आप देख रहे होंगे, इन कपाटों से इन पेपिलरी पेशियों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से तंतु है, इन तंतुओं को हमने नाम दिया है कॉर्डा टेंडिनी। ये कॉर्डा टेंडिनी इन कपाटों को खींच के रखते हैं और खींच के रखने के बाद में इन कपाटों को ऊपर की ओर पलटने से रोकने का काम करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये कपाटों को यहाँ पर ये जो कॉर्डा टेंडिनी है ये यूं पकड़ के रखेंगे, तो अब ये धीरे 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 ये कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब इन कपाटों के ध्यान, अरे समझ में आई कि नहीं है ये वाली बात, ध्यान से सुनिएगा कि संकुचन की सूचना पहले एसएन से आलिंद की भित्ति, आलिंद की भित्ति में जाने से आलिंद में संकुचन हुआ और उस संकुचन से जो आलिंदों में 30% रक्त था वो 30% रक्त किस में आ गया, नीले में। ठीक है, अब वो संकुचन की सूचना एवियन, एवियन से हिच का बंडल और हिच के बंडल से पुरकिंजे तंतु और पुरकिंजे के तंतुओं से नीले की पेपिलरी पेशियों में। अब पेपिलरी पेशियों में जैसे ही संकुचन होगा तो रक्त किस में जाने लगे, रक्त पर क्या पड़ेगा, दाब, दाब पड़ेगा तो ये कपाट बंद होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब जब ये कपाट बंद होते हैं तो इन निलय संकुचन के समय इन द्विवलन और त्रिवलन या आलिंद निलय कपाटों के बंद होने से प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर निलय संकुचन जैसे ही प्रारंभ होगा तो निलयों के रक्त पर दाब लगेगा, उस दाब के कारण आलिंद निलय कपाट बंद हो जाएंगे और उससे प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। और वो ध्वनि कैसी होती है, लब। कैसी होती है, लब। समझ में आ गई ये वाली बात। अब ये जो लब ध्वनि उत्पन्न हो रही है इस ध्वनि की तीव्रता कम होती है, धीमी होती है। ठीक है, और इसमें टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा, धीमी और दीर्घ काल की। समझ में आ गई ये वाली बात, यानी इसमें इंटेंसिटी या तीव्रता कम होती है। अब इन निलयों में और संकुचन हुआ तो दाब लगने से अर्धचंद्राकार कपाट तो क्या हो, सॉरी ये आलिंद निलय कपाट तो क्या हो गए, बंद हो गए। और आलिंद निलय कपाटों के बंद होने के बाद में इन धमनियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल गए और अर्धचंद्राकार कपाट खुलते अब दाएं आलिंद का रक्त तो किस में चला जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी में, और बाएं आलिंद का रक्त किस में चला जाएगा, महाधमनी में। तो अब देखो यहाँ पर निलय से रक्त धमनियों में प्रवेश कर जाएगा और रक्त के प्रवेश करने पर निलय क्या हो जाएंगे, खाली। ठीक है, अब निलय खाली हो गए तो निलय में भी संकुचन पूरा हो गया, संकुचन पूरा हो गया तो संकुचन की सूचना भी समाप्त हो गई। अब निलय क्या संकुचित अवस्था में ही रहेंगे, नहीं, निलयों में क्या होने लगेगा, शीतलन। अब जैसे ही निलय में शीतलन होगा तो यहाँ पर अचानक से, देखो ये कपाट अभी तक बंद थे, यहाँ पर जैसे शीतलन होगा तो यहाँ पर अचानक से दाब का मान क्या हो जाएगा, कम, और दाब का मान कम हो जाएगा तो इन धमनियों का रक्त वापस तेजी से कहां की ओर आएगा, निलय में। तो इस रक्त को आने से क्या करना है, रोकना है। तो अब जैसे ही निलय में शीतलन होना प्रारंभ होगा तो निलय में दाब का मान कम, और दाब का मान कम होते ही धमनियों से रक्त पीछे की ओर आना चाहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इन धमनियों के उत्पत्ति स्थल पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं और ये अर्धचंद्राकार कपाट तेजी से बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही निलय शीतलन प्रारंभ होगा अर्धचंद्राकार कपाट तेजी से बंद, और इन कपाटों के बंद होते समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होती है द्वितीय हृदय ध्वनि, और उस द्वितीय हृदय ध्वनि को हम कहते हैं डब। तो अब देखो निलय शीतलन के समय धमनी से रक्त के पश्च प्रवाह को रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं और इन धमनी कपाटों के बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि कैसी होती है, तीव्र। कैसी होती है, तीव्र। क्यों, क्योंकि यहां से रक्त ज्यादा मात्रा में निलय की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब यहां तक, अब जब तक निलय में संकुचन हो रहा था तब तक आलिंदों में शीतलन हो रहा था, रक्त मतलब शिराओं से रक्त किस में भर रहा था, आलिंदों में। अब जैसे ही निलय में शीतलन हुआ तो अब आलिंद भी शीतल अवस्था में है और निलय भी शीतल अवस्था में है। समझ में आई कि नहीं आई वाली बात, बैठा कि नहीं बैठा। तो इसको क्या कहेंगे, संयुक्त शीतलन। तो यहां से फिर से हृदय किस में आ जाएगा, संयुक्त शीतलन की अवस्था में। अब ये जो प्रत्येक संकुचन है, एक संकुचन, ध्यान से सुनना, एक संकुचन में रक्त की कुछ मात्रा धमनियों में जा रही है। एक संकुचन में प्रवाहित जो रक्त है उस प्रवाहित रक्त को कहते हैं प्रवाहित रक्त, उसको कहते हैं प्रवाह आयतन। क्या कहते हैं, प्रवाह आयतन। एक संकुचन से जाने वाले रक्त की मात्रा, यानी हृदय से जितना एक संकुचन में जो रक्त जाएगा वो रक्त कहलाता है प्रवाह आयतन। इसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम।
क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसका मान होता है 70 ml। कितना होता है, 70 ml। यानी एक संकुचन के समय कितना रक्त प्रवाहित हो जाएगा हृदय से, 70 ml। अब आपसे कहूं मैं कि 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में कितना, बताओ देंगे 1 मिनट में कितना जाएगा भाई। अब 1 में कितना जा रहा है, 70। अब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में 72। तो अब यहाँ पर 70, ये तो कौन हो गया, प्रवाह आयतन, ठीक है, ये तो कौन है, प्रवाह आयतन। अब यहाँ पर हृदय की धड़कन कितनी है, 72। तो ये 72 कौन है, धड़कन या हार्ट बीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 में 70 जा रहा है तो 72 में कितना जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर यदि हम देखें, लगभग ये कितना होता है, लगभग इतना ml। समझ में आ गई ये वाली बात, यानी लगभग 5 लीटर। यानी हमारे शरीर में रक्त की मात्रा भी कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। तो अब ये जो 5 से 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में होता है, उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा हृदय हमारे शरीर में जितना भी रक्त होता है उस रक्त को पूरा 1 मिनट में सभी अंगों में चक्कर लगवा देता है। समझ में आई वाली बात। अब ये जो हृदय ध्वनियां होती है, इन ध्वनियों को सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बनाया है, तो आपको मैं थोड़ा सा इस हृदय चक्र को समझाने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम की सहायता और ले रहा हूँ, ताकि ये संयुक्त शीतलन ये आपको और समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक संकुचन को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड का। तो उस 0.8 सेकेंड को हमने छोटे छोटे 0.1 सेकेंड के 8 भागों में विभक्त कर लिया, ठीक है। अब यहां से आपको मैं बता दूं कि आलिंद, ये बाहर वाला जो घेरा है, ये घेरा जिसको हमने ये लाइनों से खींचा है, ये घेरा बता रहा है आलिंद में परिवर्तन को, ठीक है। अब यहाँ पर ये 0.1 सेकेंड का जो हो रहा है, ये 0.1 सेकेंड का है आलिंद संकुचन। ध्यान से सुनिएगा, कौन है, आलिंद में संकुचन। अब आलिंद में जो संकुचन 1 सेकेंड का, 0.1 सेकेंड का ही क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि 0.1 सेकेंड में क्या होगा, अरे आलिंद में 30% मात्रा ही तो थी, तेजी से किस में चली जाएगी, नीले में। तो 0.1 सेकेंड का। अब जैसे ही आलिंद में संकुचन खत्म हुआ, आलिंद में संकुचन खत्म होते ही अब किस में संकुचन प्रारंभ हो जाएगा, नीले में। क्यों, क्योंकि आलिंद संकुचन की सूचना को एवियन हिच के बंडल के माध्यम से कहां पर पहुंचा देगा, नीले की भित्ति में। अब नीले की भित्ति में जैसे ही संकुचन प्रारंभ होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये नीले की भित्ति में क्या हो रहा है, संकुचन प्रारंभ हो रहा है। अब नीले की भित्ति में जब संकुचन प्रारंभ होता है तो नीले में संकुचन होने में समय लगता है 0.3 सेकेंड का। तो यहाँ पर ये नीले में संकुचन, ठीक है। और इस नीले में संकुचन में या सिस्टोल में टाइम कितना लग रहा है, 0.3 सेकेंड का, ठीक है। अब यहाँ पर नीले में जब संकुचन होता है तो संकुचन प्रारंभ होते समय अर्धचंद्राकार कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। और यहाँ पर ये कौन उत्पन्न हो रही है, फर्स्ट हार्ट साउंड, यानी प्रथम हृदय ध्वनि, ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड। किसके कारण, ये आलिंद निलय कपाटों के बंद होने के कारण। किसके कारण, आलिंद निलय कपाट बंद होने के कारण प्रथम हृदय ध्वनि उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब नीले में संकुचन अधिकतम होगा तो यहाँ पर दाब का मान भी अधिकतम होगा, और दाब का मान अधिकतम होते अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो गए, खुल गए। और खुलते ही रक्त किस में चला गया, रक्त चला गया धमनियों में। और रक्त धमनियों में जाते ही अब नीले भी कौन सी अवस्था में आएंगे, शिथिल अवस्था में। नीले भी कौन सी अवस्था में आएंगे, शिथिल अवस्था में। ये लो जी, यहाँ से कौन प्रारंभ हो रहा है, नीले, शीतलन। और आलिंद तो पहले से ही शिथिल अवस्था में है। तो अब यहां से देखो, आलिंद भी शिथिल है, निलय भी शिथिल है। इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं संयुक्त शीतलन। क्या कहेंगे, संयुक्त शीतलन। और जब निलय में शीतलन प्रारंभ होता है तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है, डब। और किसके कारण होती है, अर्धचंद्राकार कपाट बंद होने के कारण। तो जैसे ही निलय में संकुचन प्रारंभ होता है तो अर्धचंद्राकार कपाट बंद, और बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अब आप लोग इस हृदय चक्र को जब देख रहे हैं तो इसमें क्रमिक जो संकुचन है वो संकुचन 0.4 सेकेंड के लिए। क्यों, क्योंकि 0.1 सेकेंड का संकुचन तो किस में हो रहा है, आलिंद में। और 0.3 सेकेंड का संकुचन
संकुचन किसमें हो रहा है? निलय में। तो इस प्रकार से 0.4 सेकंड का जो संकुचन है वो तो क्रमिक हो रहा है, जबकि ये 0.4 सेकंड का संयुक्त शीतलन होता है। इसीलिए मैंने यहाँ आपको बताया कि हृदय में संकुचन एक साथ नहीं होता, परंतु शीतलन एक साथ होता है। और वो कितनी देर के लिए होता है? 0.4 सेकंड के द्वारा 0.4 सेकंड के समय का होता है। इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि हृदय में ये निरंतर क्रमिक संकुचन चल रहा होता है, और इस संकुचन के द्वारा रक्त निरंतर अंगों में आपूर्ति करता है। अब आप लोग थोड़ा सा और अगर यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर दायां निलय रक्त केवल कहां पर भेज रहा है? फेफड़ों में, जबकि बायां कहां पर भेज रहा है? शरीर के अंगों में। इस कारण बाएं के द्वारा उत्पन्न दाब का मान अधिक होगा, और दाब का मान अधिक उत्पन्न करने के लिए इसकी पेपिलरी पेशियां अधिक विकसित होती है। किसकी? बाएं निलय की। यही कारण है बायां निलय आकार में बड़ा होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र। आप लोगों को हालांकि दोहरा परिसंचरण पहला हल थोड़ा सा बताया है कि जब रक्त धमनियों और शिराओं में सर्कुलेट कर रहा होता है, तो अगर यदि अंगों से आने के बाद वापस अंगों में जाने तक हृदय से 2 बार गुजरता है तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात? तो अब हम पढ़ने वाले हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र।